नमस्कार। कहते हैं कि जिंदगी की असली उड़ान एजुकेशन से शुरू होती है। तो आज के हमारे जो मेहमान हैं अजय गुप्ता, उन्होंने प्री स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन तक बहुत काम किया है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस एस्टैब्लिश की हैं। उनका एक बिजनेस मॉडल रहा है जो कि फर्स्ट फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है इंडिया में, कि प्री स्कूल की जो चेन है वो फ्रेंचाइज बेस्ड मॉडल पर है। इसके अलावा उनका जो एक और फ्रेंचाइज बेस्ड मॉडल ऑफ स्कूल है वो है एकेडमिक हाइट्स पब्लिक स्कूल। और अजय जी चाहते हैं कि स्कूल लेवल से ही बच्चों को टेक्नोलॉजी के बारे में बता दिया जाए, वर्चुअल रियलिटी से लेकर और डिजिटल पेन्स तक बहुत सारी वर्चुअल चीज़ें जो हैं और टेक्नोलॉजी से भरी हुई चीज़ें हैं, वो बच्चों को सिखाना चाहते हैं, ताकि वो एक फ्यूचरिस्टिक अपने गोल को अचीव कर पाएँ। साथ साथ इंडिया की डेवलपमेंट हो पाएगी उससे, और स्टूडेंट्स का जो एक लेवल है वो पूरी दुनिया में कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। अजय जी एक राइटर भी हैं, उन्होंने एक बुक लिखी है, डिकोडिंग बिजनेस माइंड्स, जिसमें वो सिखाते हैं कि बिजनेस कैसे किया जा सकता है। अजय जी ने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं अपने काम के लिए। उन्हें रोल मॉडल जो कि बिजनेस एंटरप्रेन्योर के लिए, वो 2023 में उन्हें दिया गया है। तो इस तरह से जो अजय जी के जो विजन है, और वो मेहनत करते हैं, और डिसेबिलिटी कभी उन्हें रोक नहीं पाई मेहनत करने से। तो आज अजय जी से सुनेंगे कि उनकी सक्सेस का राज क्या है। इनकी जो मैं बता दूं, इनका जो बिजनेस मॉडल है उसकी ईयरली टर्नओवर इस समय अराउंड 75 करोड़ है। तो वो कहते हैं कि पढ़ाई में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो कभी वेस्ट नहीं जाती। तो उन्होंने इस बात को पूरा करके दिखाया है। तो मिलते हैं अजय जी से। तो नमस्कार अजय जी, आपसे आज मिलकर, आपके सामने बात कर कर एक मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं आपके साथ पॉडकास्ट में हूँ। और हमारे दर्शकों को भी आपके बारे में सुनकर, आपकी कहानी जानकर, आपका काम जानकर बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत यूनिक तरह का काम कर रहे हैं आप। तो वेलकम टू। थैंक यू आभा। थैंक यू आभा मैम। हालांकि हम तो आपको फॉलो करते हैं। आप नेशनल अवार्ड और बुक राइटिंग और जिस स्पेस में आप काम कर रहे हो इतनी देर से, हम तो कोशिश करते हैं कि कुछ आप जैसा बन जाए। नहीं, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। जी नहीं, माय प्लेजर। तो जैसे कि मैं आप जान पाई हूँ कि आपका एक चेन ऑफ स्कूल्स है, प्री स्कूल का चेन है, जो कि पहला फ्रेंचाइज बेस्ड मॉडल है प्री स्कूल जी लेवल पर, बचपन। तो जी ये सेटअप करने के पीछे आपका विजन क्या था? मैम, ये जानने के लिए ना हमें आज से 21-22 साल पहले के एस्पेक्ट को समझना होगा। तब जी। प्ले स्कूल सेगमेंट में बहुत सारे गैप्स थे। जी। आज भी गैप्स हैं, बट वो गैप्स बहुत अलग तरह के थे। तो मुझे अच्छे से ध्यान है कि मेरे बच्चे जब प्ले स्कूल में जाते थे तो उन्हें एक बुक मिलती थी, और उसी बुक से वो सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ लेते थे। कुछ माई पिंक बुक करके ऐसी कोई बुक होती थी। तो उसमें 4 पेजेस हिंदी के होते थे, 4 काउंटिंग के होते थे, 4 इंग्लिश के होते थे, 4 होम साइंस के होते थे। तो मुझे बार बार ये लगता था कि ये तो ठीक नहीं है। ये फॉर्मेटिव ईयर्स हैं बच्चों के, और इन फॉर्मेटिव ईयर्स में भी अगर हम उनके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो अभी एक बड़ा बदलाव हुआ है। अभी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो भी बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के बहुत प्रीशियस चाइल्ड हैं। तब भी हम बहुत प्रीशियस चाइल्ड होते थे, लेकिन तब वो बाजार में अवेलेबल ही नहीं था। या। तो अभी जो बेस्ट अवेलेबल है पेरेंट्स वो देना चाहते हैं, बट तब तो अवेलेबल ही नहीं था। जी। तो वो एक बड़ी वजह थी जिसकी वजह से मुझे लगता था कि इस एजुकेशन सेगमेंट में गैप है और हम्म। इसमें हम काम कर सकते हैं। और हम्म। दूसरा, मैं बहुत देर से ऐसा सोचता था कि मुझे जो कुछ भी करना है वो कम से कम देश के लिए तो जरूर करना है। मतलब किसी एक जगह पे नहीं करना है। मुझे अगर कोई एक दुकान खोलनी है साड़ी की तो मल्टीपल खोलनी है। मुझे कोई एक इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो उसमें बहुत, तो ये एक मन में चलता रहता था। तो वो लेने का तभी एक तरीका था कि हम फ्रेंचाइजिंग में जाएं और एजुकेशन में कुछ काम करें। तो एजुकेशन में प्ले ग्रुप सेगमेंट मुझे तब बहुत आसान लग रहा था कि करना क्या है। कुछ छोटी छोटी नर्सरी बुक्स बनानी है, कायदे बनाने हैं, एंड विल गो टू द मार्केट। जी। बट जब आप फिर आते हैं और हीट ऑफ द इंडस्ट्री या सेगमेंट महसूस करते हैं तो फिर आपको पता लगना पड़ता है कि तो 20 साल हो गए मैम, हम अपना होमवर्क करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। नहीं, और आपका जो एकेडमिक हाइट्स है
वो भी फ्रेंचाइज बेस्ड ही है। और जैसे जी बचपन के 1100 पे से भी ज्यादा ब्रांचेस हैं, और जी एकेडमिक हाइट के 110 शायद उससे भी ज्यादा हैं, और जी लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स आप उनकी जिंदगी को इम्पैक्ट करते हैं। जी मैम। हाँ जी। और साथ ही साथ आप फ्यूचरिस्टिक गोल लेकर चल रहे हैं, जो कि मैंने देखा आप टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं, जो कि आजकल हमारे यहाँ डिजिटल इंडिया चल रहा है। तो टेक्नोलॉजी, तो ये सब आप कैसे अकेले सब मैनेज कर पाए? ये तो बहुत अचंभे की बात है कि आप अकेला एक इंसान इतना सब सोच लेता है। नहीं मैम, ये मैंने अकेले सब सोचा और किया, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। बहुत बड़ी टीम है मेरे पास। पहले मैं बोलूंगा, एक मेरी छोटी सी घर वाली फैमिली है, फिर एक ऑफिस वाली एक्सटेंडेड फैमिली है, और फिर एक देश वाली फैमिली है। जी तो जब भी आप थोड़ा अलग सोचेंगे ना मैम, तो मुझे लगता है ये रास्ते खुलते चले जाते हैं। जी। मेरा देश वाली फैमिली कहने से पीछे पर्पस ये है कि आई लव इट, मतलब आई लव माई इंडिया एंड वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन। बट हर 30 किलोमीटर बाद देश बदल जाता है। हम्म। तो हर 30 किलोमीटर के बाद के माँ बाप की जो एस्पिरेशन है अपने बच्चे से, वो डिफरेंट है। हम्म। मुंबई का पेरेंट बोलता है, आप मेरे बच्चे को कलर्स मत दो 2 साल की एज में, हिज हर फिंगर विल गेट बेंट। ओके। महाराष्ट्र यूपी वाला बोलता है कि इसे पास और फेल करो, अगर इसे परफॉर्म किया है तो 2 साल के बच्चे को पास करो, नहीं तो इसे हम्म। फेल करो। जब मैं हैदराबाद पहुंचता हूँ तो बच्चा बोलता है एवरीबडी इज ए विनर, और आप स्टेज पे बुला के हर बच्चे को फर्स्ट प्राइज दो। मतलब पेरेंट्स की एस्पिरेशन भी हर 30-30 किलोमीटर में बदल जाती है। हम्म। दिल्ली गाजियाबाद भी बदल जाती है। तो जी। इस सब को देखते हुए ये बहुत जरूरी था मैम कि हम लोग बहुत अच्छा काम करें और पेरेंट्स की उन रिक्वायरमेंट को पूरा करने की कोशिश करें। जी। ये सिर्फ पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है मैम, ये उस एनवायरमेंट की भी रिक्वायरमेंट है जिसमें बच्चा रहता है। ये उस स्टेट की, ये उस रीजन की भी रिक्वायरमेंट है जहां पर वो बच्चा रहता है। जी। तो चूंकि हम भारतीय इतने डिफरेंट हैं अपने कल्चर में, अपने मौसम में, अपने पैटर्न में, अपने इन्वेस्टमेंट पैटर्न में, अपने बच्चों को लेकर जो हमारी एस्पिरेशंस हैं अलग अलग जगह पर, वो बहुत अलग है। हम्म। तो इसलिए बहुत जरूरी था कि हम जो कुछ भी काम करें उसमें बहुत बदलाव हो, वो देश के लिए एक्सेप्टेबल हो। और मेरी इसमें मदद मेरी फैमिली ने, फिर मेरी ऑफिस की एक्सटेंडेड फैमिली ने, जो ऑफिस में बहुत सारे लोग काम करते हैं, और फिर देश वाली फैमिली ने, सब ने इसमें मदद की, तब हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और आप ज्यादा करके टेक्नोलॉजी पे आजकल बहुत जोर दे रहे हैं, जैसे ऑडियो बुक्स हैं, इवन डिजिटल पेन्स, रोबोटिक्स, आप उनकी तरफ जाना चाह रहे हैं। तो शायद जो स्टूडेंट्स में डिसेबिलिटी है, जिन्हें किसी भी तरह जी की डिसेबिलिटीज हैं, उनके लिए इन चीज़ों से बहुत मदद हो पाएगी। जैसे बिल्कुल। जो ऑडियो बुक्स हैं स्पेशली ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए, या जो डिजिटल पेन्स हैं जिनके हाथों में ताकत नहीं है या नहीं लिख पाते हैं, तो शायद आप अ, वो एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड भी करना चाहते हैं अपने काम के द्वारा। मैम आप कुछ हद तक ठीक कह रहे हैं, बट मैं इसको और करेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। हम्म। अ, जब हम सब ये प्रोडक्ट बना रहे थे ना, तो मैं 10 साल 12 साल पहले हमने प्रोडक्ट बनाने शुरू किए थे, और हर 2-2 सालों में हमने बहुत नया कुछ इनोवेट किया है। हम्म। तो मैं ये बोल रहा था कि हम किसी तरह टेक कंपनी हो सकते हैं क्या। तो जी। पहला सवाल ये है कि स्कूल तो टेक होते ही नहीं है। स्कूल में टेक का मतलब है कि कंप्यूटर एजुकेशन होगी, कंप्यूटर होगा, या बच्चे के लिए लैंग्वेज लैब होगी। हम्म। लेकिन अगर देश को एक तरह से समझाना है मैम, इतने हम्म। डिस्टेंसेस पे काम करना है, तो हमें टेक कंपनी होनी पड़ेगा, हमें होना पड़ेगा। जी। फिर मैंने बोलना शुरू किया, जब हम टेक कंपनी होते थे तो क्या हम डीप टेक हो सकते हैं? तो सर हम टेक है, डीप टेक, अभी डीप टेक काफी मशहूर हुआ है वर्ड पिछले 1-2 सालों में। मैम यू वोंट बिलीव कि हमने कोविड से पहले अपनी ऐप बना दी थी जिसपे हमारे बच्चे ऑनलाइन काम करते थे, प्ले अ- स्कूल के बच्चे। तो अच्छा। जब कोविड आया तो हमें उस टर्म्स में इम्पैक्ट नहीं हुआ, मतलब रेवेन्यू टर्म्स में तो इम्पैक्ट हुआ, लेकिन हम्म। बच्चों की लर्निंग पे इम्पैक्ट नहीं आया। और फॉर्मल स्कूल की लर्निंग में तो मैं बोलूंगा सिर्फ 10% का डिप आया, क्योंकि हम बच्चों के साथ ऑलरेडी उस प्रोसेस में मतलब कुछ देर से काम कर रहे थे। तो किसी भी कंपनी का मैम, मतलब मुझे लगता है कि कुछ भी करती है, लेकिन उसका टेक और डीप टेक में होना, मतलब सोचते रहना, ऊपर की जो टीम होती है, ये उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। हम्म। अभी इसके एग्जाम्पल के लिए बोले तो जैसे मान लीजिए मुझे थोड़ा सा पत्तों के बीच में रहना पसंद है, गमलों के बीच में। तो मैं अपने गमले की फोटो डालता हूँ, पत्ते की फोटो डालता हूँ, और वो क्विकली बताता है कि आपके
पेड़ को ये बीमारी हो गई है और इसको, तो हम्म। अब जो आपकी गार्डनिंग है वो भी टेक में चली गई है। जी। अब उसके लिए आपको किताब लाके पढ़ के समझने की जरूरत नहीं है, इंटरनेट पे तो जो अवेलेबल है ही है। तो इस तरह से एआई गार्डनिंग में भी अब एप्लीकेबल हो गई है। और अगर हम ये नहीं सोचेंगे कि हमारे टीचर्स एआई के साथ कैसे काम करें, उनके साथ टेक डीप टेक की अंडरस्टैंडिंग को कैसे करें, तो मुझे लगता है कि ये गलत होगा। जो आपने मैम बात की कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को साथ लेके चलना है, उसमें मैम हमें ना तीन एस्पेक्ट में, दो एस्पेक्ट पे छोटी छोटी कामयाबी मिली है, और एक पे हम अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हम क्या करें। ओके। मैं ऋषिहुड यूनिवर्सिटी का को फाउंडर हूँ। हम्म। ऋषिहुड यूनिवर्सिटी सोनीपत में काम करती है, और जी। अभी हमारे पास 1,000 स्टूडेंट है। ओके। हम अपनी ऋषिहुड यूनिवर्सिटी को एक यूनिवर्सल डिजाइन यूनिवर्सिटी बोल रहे हैं, ओके। जिसमें हर फ्लोर पे हमने इन इंक्लूसिव स्टूडेंट्स को, इंक्लूसिव एनवायरनमेंट को लेकर काम करने की कोशिश की है। हर फ्लोर पे दो रूम्स हॉस्टल में ऐसे हैं जिसमें किसी भी तरह की पर्सन विद डिसेबिलिटी को कैटर किया जा सकता है। ओके। ओके। अब मेरे चांसलर का मन है कि हम वहां पर पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ काम करें। मेरे वाइस चांसलर का मन है, मेरे डीन्स का मन है, मेरी फैकल्टी का मन है, और मेरे 1,000 बच्चों का मन भी है कि हम इन बच्चों के साथ काम करें, इन जी। बच्चों के लिए काम करें। हम्म। तो ये मुझे लगता है इज ए राइट एग्जाम्पल ऑफ इंक्लूजन है, जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी ओके। तरीके से मैम देश भर के जो मेरे फॉर्मल स्कूल्स हैं, उन फॉर्मल स्कूल्स में हम किसी भी तरह की पर्सन विद डिसेबिलिटी को कैटर करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे सच में नहीं पता है, मतलब मीडिया पे और जब भी पब्लिक होता है आपको क्या कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, मैं इस मामले में थोड़ा लर्नेड नहीं हूँ। तो मैं ये बोलता हूँ कि हम फिजिकल डिसेबिलिटी को तो कैटर कर पा रहे हैं, अभी मेंटल डिसेबिलिटी तक हम नहीं पहुंच हाँ, पाएंगे। इंटेलेक्चुअल क्योंकि डिस। उसके लिए, जी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को, तो उसके लिए चूंकि हमें अलग तरह के टीचर्स चाहिए, उनकी ट्रेनिंग चाहिए, हम्म। उस तरह की इक्विपमेंट चाहिए, उस तरह की फैसिलिटीज चाहिए। तो उस पर थोड़ा सा काम, बहुत थोड़ा सा काम शुरू किया है। मुझे उम्मीद है अगले 2-3 सालों में शायद हम काम करेंगे तो हमारे सारे देश के फॉर्मल स्कूल्स किसी भी तरह की पर्सन विद डिसेबिलिटी को कैटर कर रहे हैं। ये तो वो बहुत। उनके लिए फ्रेंडली टॉयलेट है, उनके पास एंट्रेंस करने के लिए रैंप है, व्हील चेयर एक्सेसिबल क्लासरूम्स हैं। उससे जी। बड़ी बात है वहां पे मेरे टीचर्स का मन इस तरह से है, मेरे डायरेक्टर्स का, मेरे प्रिंसिपल्स का जो रुझान है वो ये है कि ये हमें करना है। जी। तो पिछले 3-4-5 सालों में जो ये थोड़ा सा एनवायरमेंट में मेरी टीम, हम लोग यहाँ कॉर्पोरेट ऑफिस से खड़ा कर पाए हैं देश भर में, इसके लिए हमें जरूर अच्छा लगता है, और हमें लगता है कि हम ये, लेकिन मिसिंग हम प्ले स्कूल में भी मिसिंग है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि प्ले स्कूल में हम किस तरह से समाज के किस हिस्से को लेके काम करें। शायद आइडिया थोड़ी दूर होगा, आ जाएगा 2-4-10 दिन में, महीने में। तो जरूर हम फिर पूरे देश भर में इस पे और काम करेंगे, ऐसा आशा करता तो प्री स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक आपने पूरा एक तरह से एजुकेशनल जो लेवल्स हैं वो केटर करने की आप कोशिश करते हैं, आपकी कंपनी कोशिश करती है। तो हूँ। ये जी सब मैम। करने में, और ये पिछले 20 साल जैसे आप बता रहे हैं, तो आपको खुद को डिसेबिलिटी होने की वजह से आपके सामने चैलेंजेस बहुत आए होंगे, क्योंकि ये छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। तो किन किन चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ा, आपने उनको मैनेज कैसे किया, कोप अप कैसे किया? मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि जो मेरे चैलेंजेस थे वो बहुत कोई नॉर्मल चैलेंजेस थे, जी। बट मैं ऐसा भी कहना चाहता हूँ कि चैलेंजेस तो सबकी लाइफ में आते हैं। अ, जो भी एक बहुत एबल्ड पर्सन है वो नीचे उतरता है और उसे बस नहीं मिलती, उसकी मेट्रो छूट जाती है या कोई, बट हाँ, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी होता है वो अपने कुछ चैलेंजेस पे ज्यादा काम कर रहा होता है। तो मेरे को ऐसा ना, मतलब पब्लिकली बड़ा बड़ा खराब सा लगता है कि मैं बोलूं कि मेरे पास चैलेंजेस हैं, थे, हैं। और तो मुझे क्या लगता है कि यार उनकी बात क्यों करनी है, वो तो सब सुनने वाले जानते ही हैं पर नहीं, कि मेरा, किस तरह के चैलेंजेस मैं होते इस हैं। वजह से पूछ रही हूँ कि देखने वाले जो भी हमारे दर्शक हैं जिन्हें जी डिसेबिलिटी है, वो कई बार मायूस हो जाते हैं कि हम ये नहीं जी कर पा रहे। लेकिन आप अगर अपना एग्जाम्पल देंगे तो वो बहुत अच्छे से रिलेट भी कर पाते हैं और आपसे मोटिवेट भी बहुत हो जाएंगे कि किस तरह से जब आप कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैं बताने की कोशिश करता हूँ कुछ, जी। अगर हाई वायर हो जाए, हे वायर बोलते हैं कि वो हो जाए तो रियली सॉरी। मैं 9 महीने का था तो मुझे पोलियो हो गया था। मैं तब जी। पोलियो ड्रॉप शुरू की हुई थी,
अभी मैं 54। 13 साल की उम्र में मैंने पहली बार कैलिपर और क्रचेस पहने। तो मैं पहली बार 6 साल की उम्र में स्कूल गया, क्लास 3 में। तो एक सरकारी स्कूल, मेरे ब्रदर और जो सिस्टर थे, हम 4 भाई बहन हैं, वो सरकारी स्कूल में जाते थे, वैन लेने आती थी, बहुत अच्छे कपड़े थे और टाई लगा के जाते थे। तो मेरे को कोई व्यक्ति गोदी में लेके उस घर के पास वाले सरकारी स्कूल में छोड़ आता था। अच्छा। दिन में आता था और मुझे गोदी में लेकर एक बार वॉशरूम तक ले जाता था, मुझे खाना खिला जाता था, और फिर 4 बजे मुझे लेने आता था। हमारा स्कूल ऑड ऐसे 10 से 4 टाइप था। तो 4 बजे मुझे लेने आता था। जब वो लेने नहीं आता था तो मैं कभी क्लासरूम में रह जाता था, कभी कुछ दोस्त मुझे अ, मतलब गोदी में लेके बोरी की तरह उठा के स्कूल के बाहर के बेंच पे बिठा जाते थे। अब मैं सोचता था आज घर वाले भूल गए तो क्या होगा, अंधेरा हो जाएगा तो क्या होगा, कोई कुत्ता मेरे पास आके बैठ गया तो मुझे डर लगना शुरू हो जाता था। तो इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस होते थे जो आपको टाइम टू टाइम आते रहते हैं। जी जी। मैंने 13 साल की उम्र में कैलिपर क्रचेस पहना। तो फिर अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपके लिए अवेलेबल नहीं था, क्योंकि आप हम्म अपने स्कूल कैसे जाएंगे। फिर हम्म स्कूल पहुंचना चैलेंज था। स्कूल में मतलब इसलिए थोड़ा देर से और कम पहुंच पाते थे कि आज घर पे कोई छोड़ने वाला नहीं था। फिर थोड़ी तकनीक विकसित की, एक दोस्त को कहा तो कभी कभी 3 व्हीलर में वो मुझे नीचे से पुल करता था, हम हैंडल पकड़ते थे, 3 व्हीलर में बैठ जाते थे। तो इस तरह से कुछ चैलेंजेस थे स्कूल जाने के। बट आप जब छोटे होते हैं तो आपको इन सब बातों में कोई रहता है। बड़ा फर्क नहीं महसूस होता। लेकिन जब आप 9th 10th में जाते हैं तो आप देखते हैं कि 5% क्लास आपको बहुत पसंद करती है और 95% क्लास आपको बिल्कुल पसंद नहीं करती है। तो ऐसा और बच्चों के साथ नहीं हो रहा होता है, वहां पे आपके कुछ एक दो दोस्त बनते हैं, और हम्म, तब ये नहीं लगता ये हमदर्दी वाले दोस्त हैं, तब तो दोस्त नजर आते हैं। फिर देन यू रियलाइज कि हमदर्दी वाले दोस्त हैं और ये शायद कुछ अलग तरह की फैमिलीज ने इनको सिखाया समझाया। और वैसे भी आप सरकारी स्कूल के बच्चों से थोड़ा सा कम एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब वेरी सॉरी फॉर। या लेकिन आई वहाँ अंडरस्टैंड। मैं फिर से बात कर रहा हूँ, मतलब 45 साल पुरानी, मतलब 40 साल पुरानी। तो हम तो, बड़ी खराब बात ये कि डिसेबिलिटी आज भी अपने स्कूलों में नहीं पढ़ा रहे। तो तब तो बिल्कुल भी इस तरह का कोई सब्जेक्ट नहीं था। मैं समझ सकती तो हूँ, मेरे साथ भी यही सब होता था। मैं समझ जी, सकती फिर कॉलेज के लेवल पर आए तो कॉलेज में एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, मुझे पता नहीं किसी का ध्यान इस तरफ गया नहीं गया है। स्कूल में आप एक क्लास में होते हो और टीचर्स आते रहते हैं, आपके पीरियड लगते हैं। लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी पहुंचते हो तो आप अलग अलग जगह पे जाके अपने पीरियड्स लेते हो। जी। तो मैं कॉलेज नहीं जा पाया, क्योंकि कॉलेज में एक दो में ट्राई किया कि, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपको तो कोई 3rd फ्लोर पे क्लास है, कोई 2nd फ्लोर पे क्लास है, कोई 1st फ्लोर पे क्लास है। तो तब कहीं मन में एक था कि अगर मैंने कॉलेज बनाया ना तो मैं ऐसा नहीं करूंगा कि अलग अलग जगह पे क्लास होगी। इसमें क्या जाता है, जैसे हम 10th 11th 12th में पढ़ रहे थे ऐसे यहाँ भी पढ़ लें। हम अपनी क्लास में एक बार आके बैठ जाते हैं, फिर फैकल्टी आती रहती है। तो इस चैलेंज की वजह से मैं कॉलेज नहीं जा पाया। फिर मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट कुछ इस वजह से लूज कर दिया। मैं बहुत अच्छा छात्र था, मुझे 10वीं में स्कूल से वो 12 रुपए में, मतलब 13 रुपए की फीस थी और 12 रुपए की स्कॉलरशिप मिली थी। 1 रुपया 10 पैसे मुझे मंथली फीस देनी होती थी। तो मतलब इस तरह की बहुत सारी चीजें हुई। मैं 2nd ईयर ड्रॉप आउट हुआ। फिर ऐसे ही बिजनेस में होता है। मेरे दादाजी मेरे सबसे बड़े सपोर्टर रहे मुझे बिजनेस करवाने में। लेकिन वो बोलते थे तुझे बिजनेस करना क्यों है, मैं तुझे 10,000 रुपए की एफडी बनवा दूंगा और तेरे को एक वो हाथ वाली गाड़ी दे दूंगा और मैं तेरी लाइफ सॉर्ट कर दूंगा। तो मुझे लगता था यार ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, और अपना जीवन तो एक 10,000 रुपए की एफडी और एक हाथ वाली बाइसिकल तक सीमित हो जाएगा। जी। तो वो एक लड़ाई थी आपस में अपने घर परिवार में कि मुझे बिजनेस करना है, बिजनेस क्या करेगा, कैसे करेगा, क्यों करेगा। ये सब एक समय के चैलेंज होते हैं। फिर उसके बाद एक अच्छी लड़की के साथ शादी होना चैलेंज था, क्योंकि आपका सिक्का खोटा है, उस खोटे सिक्के को कैसे चलाया जा सकता है जल्दी से जल्दी। ये सब एक अलग तरह के चैलेंज है। हम पीटीएम में पहुंचते हैं बच्चों की, तो वो चाहते हैं आप ना हो, आपकी रिपोर्ट तो हम घर पे बना के भेज देंगे। तो मैं ये प्रॉब्लम मैं अपने उन बड़े सो कॉल्ड स्कूल्स के प्रिंसिपल में देख रहा था, कि वो हम्म ये चाहते हैं कि मैं अपने बच्चे के पेटीएम पे ना हूं, या मेरी वाइफ बच्चों के पेटीएम पे ना आए। जी। तो आपको पता नहीं लग रहा होता, बट साइलेंटली आपके साथ ये हो रहा होता है। डिस्क्रिमिनेशन तो होता है तरह का। जी, जी। तो धीरे धीरे आप मन बना लेते हो कि मुझे जाना नहीं है, मैं यहाँ जाऊंगा तो ऐसा होगा। तो इस तरह के जो चैलेंजेस होते हैं ना मैम, पर्सन विद डिसेबिलिटी की लाइफ में, वो शायद उसके समझने से
और उसके मरने तक, ये चैलेंजेस रहते हैं। मैंने पहले भी एक दो प्लेटफॉर्म पे बोला है कि मेरी अपने घर की शादी थी और मुझे एक व्यक्ति बोल रहे थे कि आप फोटोग्राफ में क्यों खड़े हो कैलिपर्स में। तो मैंने बोला मतलब मैं मेहमानों को मिलूंगा, वो आ रहे हैं, मैं उन्हें बाय बोलूंगा, गेट पे हेलो बोलूंगा। उन्होंने कहा जी आप समझ नहीं रहे हो, इससे उसकी फोटो खराब होती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हम तो सबके साथ बीती हुई है ये बातें। जी, तो अब गेस्ट की फोटो खराब हो रही है और मेरी शादी पे ना, तो मुझे ध्यान है मैंने 10-15 साल, मतलब उस एज से और 15 सालों तक मैंने कोई फोटो में, शायद एक आध कोई फोटो घर में होगी तो भी कोई फोटो ही नहीं थी। तो आपका एक साइलेंट दिमाग ये बोलता है कि नहीं ये अब मुझे नहीं करना है। जी धीरे जी धीरे आप उसे छोड़ देते हो। जी। अभी मुझे लगता है कि मुझे ना अच्छी फिटिंग के कपड़े पसंद है। पहले मैं बोलता था बस कपड़े होने चाहिए, क्योंकि हम्म। फिटिंग का तो कोई मतलब नहीं है। तो आप रियलाइज करते हो कि आपको पहनने में प्रॉब्लम है, तो ऐसा कुर्ता हो जो बहुत खुला हुआ हो, बुलाओ। ऐसी शर्ट हो जिसकी बाजुएं तो ये बहुत बिल्कुल। छोटे छोटे चैलेंज है, लेकिन ये हाँ। आपकी लाइफ में आपको धीरे धीरे आपके कुछ एस्पेक्ट्स को बंद करते रहते हैं। वो हम्म। वो वो डिब्बा खुला आपने बंद कर दिया, वो वाला डिब्बा खुला आपने बंद कर दिया। आप बोलते हो मुझे फिल्म देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं मतलब अब सिनेमा हॉल नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप सिनेमा हॉल जा नहीं जा सकते, ही नहीं सकता है, आप इसलिए बिल्कुल। नहीं जाएंगे। तो मतलब मैं अपने किसी भी कन्वर्सेशन में अमिताभ बच्चन का कोई डायलॉग ना बोलूं और वो कन्वर्सेशन पूरा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हम्म। पर जब तक मुझे मेरे चाचा ताऊ बच्चे फैमिली के गोदी में ले जाके फिल्म दिखाते रहे, तो मैं देखता रहा। जब मैं वो बड़ा हो गया, तो चूंकि अब मुझे गोदी में ले जाके फिल्म दिखाना बहुत मुश्किल काम था, तो फिल्म ये तो भला हो अभी नेटफ्लिक्स का और इन सब चीजों का। तो हम्म। ये चैलेंजेस मैम किसी भी पर्सन विद डिसेबिलिटी की लाइफ में होते हैं और आते हैं। हाँ। मैंने बहुत छोटे छोटे चैलेंज बताए हैं, क्योंकि मैं हमेशा ऐसी कोशिश करता हूँ कि बड़े चैलेंजेस को ना बताया जाए, वो हमारी लाइफ में कोई बड़ा रोल प्ले नहीं करते हैं। अब जब भी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होता हूँ तो बोलता है सर आप ना ये वाली बात बताओ, ये बिकती है। मैं बोलता हूँ मेरे को ये नहीं आती है, मैं कैसे बताऊं ये बिकती है या नहीं बिकती है। पर हम्म। अगर आप मेरे ज्यादातर कभी को देखेंगे वीडियोस, तो मैं चैलेंजेस की बात कम करके बोलता हूँ कि हमारी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। जाना है। अब चूंकि और मुझे आपने किसी करके दिखाया, आपने करके दिखाया है वो ना। अब चूंकि हमें मैम किसी फैमिली फंक्शन में नहीं जाना, तो हमारे पास समय ज्यादा है। अब हमें फिल्म में नहीं जाना, तो हमारे पास काम करने का समय ज्यादा है। अब हमारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो हमारा टाइम वहां पे सेव हो जाते हैं। सही है। तो क्यों ना ऐसे सोचा जाए कि जी। इसलिए मुझे लगता है मैम कि हमारे पास पर्सन विद डिसेबिलिटी के पास अपॉर्चुनिटीज चैलेंजेस से कहीं ज्यादा है। ज्यादा है। वो उसको कैसे गैदर कर सकता है, ये उसकी अपनी क्षमता पे डिपेंड करता है। तो अजय जी, आप ऑथर भी हैं, आपने पीछे एक बुक लिखी है जो कि बहुत ज्यादा, मतलब ज्यादा फेमस हुई है वो बुक, और बेस्ट सेलर रही है आपकी वो बुक। जी तो मैम। आप उसके बारे में थोड़ा बताएं कि वो कैसे आपने क्यों लिखा, उसके पीछे क्या आइडिया था, और आपको राइटिंग का शौक है, तो वजह क्या थी उसके पीछे लिखने की। अब मैम पहला तो आप जानते हो आप मेरे से अच्छे राइटर हो, और मैं आपको अप्रोच करता रहता हूँ हमेशा कुछ सीखने के लिए और कुछ जानने के लिए। कोविड आया मैम तो बहुत सारा समय था और हम अपने घरों में बंद हो गए थे। हम्म। तो तब तक मेरे पास लगभग मैंने बहुत अर्ली एज में बिजनेस शुरू कर दिया था। 16 साल की उम्र में मैंने जी बिजनेस शुरू किए थे, अपने दादाजी का, अपने चाचा का, पिताजी का, फिर अपने खुद का 18 साल की उम्र में। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी मतलब 48 साल में से मैंने 38 मतलब कुछ ऐसे 30 साल का काम किया है, तो मैं क्यों ना अपने उन बिजनेसेस के अनुभव को लिख लूं। ये जी सोचकर ऐसा कुछ शुरू। जी। मैं मैंने ना 33 सालों तक लगभग कैलिपर क्रचेस पहनने के बाद जी मुझे व्हील पे स्विच होना पड़ा, क्योंकि मेरे फर्दर कंधों ने मेरा साथ देने से इनकार कर दिया। जी। तो जब मैं व्हील चेयर पे आया तो चैलेंजेस बिल्कुल अलग तरह के थे। तो जब हम्म। कोविड आया मैं व्हील चेयर पे था और घर में बंद था, तो मैंने उन लोगों के जीवन को जानने की कोशिश की जिनका जीवन व्हील चेयर पे बीत रहा है, कि वो हम्म। मेरे से ज्यादा सुखी हैं, उनकी व्हीलचेयर की स्पीड मेरे से ज्यादा है। वो व्हीलचेयर पे सड़क पे नहीं, ऐसे कुछ सोच के। और दूसरा बिजनेस के अनुभव लिखने की बात रही मन में। तो जो कुछ मैंने लाइफ में फील किया, मैंने वो कुछ चैप्टर्स की शक्ल में लिखा, और जिन लोगों से मैं मिला उन लोगों के बारे में मैंने उन चैप्टर्स में लिखा। तो मैं पैरेलल दोनों पे काम कर रहा था, सुबह उस पे, शाम उस पे, अगले दिन उस पे। बट कोइंसिडेंटली वो
मेरी जो बिजनेस वाली बुक थी वो जल्दी पूरी हो गई। और फिर मैं वो बुक लेके एक दिन रूपा के पास पहुंचा, तो रूपा ने बोला कि हम, मतलब ये बड़ा अमेजिंग हुआ। मैं जब वो लोगों से सुनता हूँ तो उनकी जो राइटिंग जर्नी है और बुक पब्लिशिंग जर्नी है वो बहुत टफ होती है। बट मैं बार बार बोलता हूँ कि आई एम ए फॉर्चुनेट चाइल्ड ऑफ ए गॉड। जहाँ से मतलब हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। मैंने उनको बताया और 1 घंटे बाद उन्होंने बोला हाँ हम आपकी किताब कर रहे हैं। हालांकि उसके बाद मुझे मतलब 1.5 महीना लगा उन्हें कन्विंस करने में। हम लोगों की बहुत लड़ाई हुई चैप्टर के नाम को लेकर, उनके टाइटल को लेकर, अंदर की स्टोरी को लेकर, मेरी राइटिंग स्किल्स को लेकर। उन सब में बहुत ज्यादा हमारे बीच में डिससेटिस्फेक्शन थी, बहुत जी। गैप था। बट विल बी एबल टू ब्रिज। तो एक बिजनेस पे बुक की मैं, दैट बुक इज एंटायरली अबाउट माई जर्नी ऑफ बिजनेस। एंड मतलब डू नॉट अफ्रेड फ्रॉम द बिजनेस। द अल्टीमेट पर्पज ऑफ द book is do not afraid from doing business, and name of the book is decoding business ठीक mind. हो। तो ये तो अमेजोन पे अवेलेबल होती है? हाँ, अमेजोन पे अवेलेबल है मैम। और इस तरह की बुक्स इंडिया में बहुत कम आती हैं। और बिजनेस की जो बुक आती है मैम वो जनरली अदर कंट्री के राइटर्स की आती है, फॉरेन राइटर्स की ज्यादा आती है। तो और भी डर था, पर हमें लग रहा था कि बुक तो हमने अपने पैशन के लिए लिखी है। हम अमेजोन पे गए, हमने कोशिश की अपनी बात कहने की और अपने मतलब नेटवर्क को बताने की एटलीस्ट। तो हमने 2 दिन में 11,000 किताबें बेची मैम। ओके। 11,200 कुछ के मार्क के साथ 4 दिन तक हम अमेजोन बेस्ट सेलर कैटेगरी में नंबर 1 पर रहे, फिर 2 ओके। पे रहे, फिर 3 पे रहे। तो वो भी हो गया और अच्छा हो गया। बट अगर नहीं भी होता तो बहुत अच्छा था। तो ये डिकोडिंग बिजनेस माइंड एक बुक है जो ये कहती है कि हम सब बिजनेस कर रहे हैं, हम सबको बिजनेस आता है। हम भारतीयों के डीएनए में बिजनेस है, सिर्फ उसको डिकोड करने की रिक्वायरमेंट है। तो उसको कैसे डिकोड किया जाए ये कुछ छोटी छोटी कहानियों के जरिए मैंने बताने की कोशिश की है। ओके। तो अजय जी, आप ऑलराउंडर हैं। आप कविता भी करते हैं, आप खाना भी बनाते हैं। मैंने आपका कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा है फेसबुक पे, जिसमें आप खाना बना रहे हैं और जी आप मैम। कविता भी करते हैं। तो जी इतने मैम। डाइवर्स इंटरेस्ट और इतना बिजी शेड्यूल, तो ये सब टाइम कैसे निकाल लेते हैं इन चीजों के लिए? मैंने बताया ना मैम कि एक पर्सन विद डिसेबिलिटी के पास बहुत सारा टाइम होता है। उसकी सोशल कोई कमिटमेंट नहीं होती, उसका कोई जी। टाइम वेस्ट नहीं हो रहा होता, तो बहुत सारा टाइम होता है। हम्म। तो मतलब वो थोड़ी थोड़ी मैम आपके जब इंटरेस्ट होते हैं तो आप टाइम निकाल लेते हैं। हाँ, जी। आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। पर मैं इसको ऐसा कहना चाहूंगा, लाइफ का बहुत मजा आ रहा है, बहुत बिजी है। 8 घंटे की नींद सालों से पूरी नहीं हो पा रही है। और बट तो एक वेरी हैप्पी। एक कविता आप अगर सुना पाए तो बहुत मजा पर आएगा। मैं, मुझे मुझे ऐसी कविता याद नहीं रहती है। हम्म। उसके लिए मुझे फोन करना होगा जो भी मैंने हाँ हाँ, बेशक बेशक, प्लीज। जैसे मैं पोएम की जगह एक छोटा सा स्टेंजा आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। तो ये कुछ ऐसे मैम कि क्या हमारा दिमाग कबाड़ खाना है? क्या हमारा दिमाग कबाड़ खाना है? जो भी हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसमें जमा करते रहते हैं। जी। जब हम जब हम बाजार से कोई 1-2 किलो आलू भी खरीदते हैं तो उलट पुलट कर आलू को देखते हैं कि इसमें कोई आलू खराब तो नहीं है, जबकि वो आलू उस दिन या अगले दिन इस्तेमाल हो जाने होते हैं। लेकिन हम एक भी आलू अपने थैले में ऐसा नहीं डालते हैं जो आलू हमें खराब लगता है। हर एक आलू को उलट पुलट कर देखते हैं और तब उनकी खरीदारी करते हैं। लेकिन दूसरी ओर हमारे दिमाग में रखे जाने वाले विचारों को, उन ख्यालों को हम कबाड़ खाने की तरह भरते रहते हैं। और होता ये है कि हम और हमारा दिमाग ऐसे नकारात्मक विचारों और ख्यालों से भर जाता है। द्वेष और क्रोध हम पर अपना कब्जा जमाने लगते हैं और धीरे धीरे हमारा मन, आत्मा और शरीर भी उस नकारात्मकता के चलते हमें बीमार करने लगता है। जिस शरीर में, जिस मन में, जिस अंतर मन में हमें 70-80 सालों तक, 100 सालों तक हमारा साथ देना था, हमने उसको दूषित कर दिया है। और अब ऐसे में एक सवाल आता है कि हम करें क्या? मैंने एक सतत अभ्यास के माध्यम से ये पाया है कि हमें नकारात्मक विचारों को, अपनी नाराजगी को, किसी के द्वारा किए गए दुर्व्यवहारों को याद ही नहीं रखना चाहिए। उन्हें उन्हें डिलीट करना चाहिए और कंफर्म करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए कि हम उस विचार को कोई जगह ही ना दें। सृष्टि बनाने वाली शक्ति ने
हमें इतनी कुशलता से गढ़ा है, इतना अच्छे से हमें ताना बाना बुनकर नीचे भेजा है, वो लाजवाब है। कि अब तो सिर्फ जरूरत इस बात की है कि जो अच्छा है, जो खूबसूरत है, उसे सहेजें, और जो अच्छा नहीं है उसे बाहर ही रहने दें। बहुत तो बढ़िया। मैं अपने मन में हमेशा प्रैक्टिस करता हूँ कि इस बात पे मैं लिख रहा हूँ तो खुद भी काम करूँ, बट शायद नहीं, कभी कभी बहुत नहीं। बहुत गहरी सोच है ये। मैं अ, मुझे कुछ कहने का मौका मिला है तो मैं दो बातें बताता हूँ मैम। तो मैं पहला ही बताना चाहता हूँ कि मैम हम लोग ना मार्च, इस साल प्रोबेबली मार्च में एक सक्षम यात्रा के नाम से देश को समझने का प्रयास कर रहे हैं। जी। मुझे ऐसा लगता है मैंने बहुत सारा भारत नहीं देखा है, मेरी इस प्रॉब्लम की वजह से ये रह ही जाएगा। तो एक तो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट हो गया कि चलो देश घूम लेते हैं, और दूसरा ये कि देश भर में हमारे साथ चल क्या रहा है। मतलब हम्म। मैं कहीं कहीं मिलता हूँ तो बोलते हैं कि मेरे को माँ बाप ने डिलीट किया हुआ है, वो बोलते हैं हमारे दो बच्चे हैं। तो जिस हम्म। बच्चे को कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है उसको अंदर रखा गया, और ये बताते ही नहीं कि हमारे दो बच्चे हैं। एक हम्म। आध बच्चा ऐसा मिला जो कहता है मैंने कभी अपने घर की दहलीज पार नहीं की है। एक मेरे को सरदार जी मिले पंजाब में, लुधियाना में। हम्म। वो कहते हैं जो मेरे गांव में मेरे खेत की आप बाउंड्री देख रहे हैं, मैं इससे आगे का कभी देख नहीं पाया, जी। क्योंकि मेरी घर की खिड़की से मुझे नहीं अलाउड है। जी। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं मैम जो बहुत टैलेंटेड हैं, और वो अपने घरों में हमने बंद कर दिए हैं। हम उन्हें बाहर नहीं आने देना चाहते, क्योंकि वो एक टैबू लेके जी रहे हैं, पुराने जन्मों का पाप है। हम मतलब इनको दिखा देंगे तो क्या होगा, अ, जी। कुछ 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 कुछ। तो उन सब लोगों को समझने के लिए और देश को समझने के लिए सक्षम यात्रा के नाम से 1 तारीख से 10 तारीख, मार्च में 1 मार्च से 10 मार्च के बीच में हम देश को समझने के लिए जा रहे हैं। और ये नेटफ्लिक्स की तरह से सीरीज 1 एपिसोड ऐसे चैप्टर वाइज करेंगे। तो हम्म। कश्मीर से कन्याकुमारी, तमिलनाडु, यूपी, ऐसे कुछ पूरे देश भर में उन लोगों को समझने जाएंगे, लोगों से तो मिलेंगे। इसके लिए कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह की जरूरत होगी? नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, और हम अपने ही कुछ 8-10 लोगों के साथ पहुंच रहे हैं, बट कैसे करेंगे, हम्म। फिर भी टीम पे थोड़ा सा काम कर रही है। आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू कि हम इसमें क्या करना चाहते हैं, और क्या हम आपसे कुछ मांग सकते हैं। तो आपका आज मैंने बहुत टाइम लिया है अजय जी, लेकिन चलते चलते अगर आपका कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रहा है, कुछ भी ऐसा आ रहा है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहें, तो प्लीज बताएं। मैम हम दो मोर्चों पे कुछ और अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला जो हमारे मन के बहुत करीब है, जैसा मैंने आपको बताया, सक्षम यात्रा। हम कैसे देश भर के उन युवाओं के बारे में, उन पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के बारे में, उनको आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में जान सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। जी। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, मैं आईएसबी हैदराबाद में एज ए स्पीकर था। तो जी। हमने बोला कि हैदराबाद आईएसबी तो ये चाहता है कि मेरे पास जो लोग किसी भी तरह की मतलब डिसेबिलिटी में है, जूझ रहे हैं, वो आए और हम उन्हें पढ़ाएं। तो उन्होंने कहा सर सब कुछ देने के बावजूद भी हमारे पास उस तरह के बच्चे नहीं आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं। तो हम्म। मैम हमने थोड़ी सी रेकी की काम। हमने एक वेबसाइट पे नोट के लिए उन्हें सजेशन दिया कि आपकी वेबसाइट पर मेरे जैसा व्यक्ति जब जाता है तो वो डर जाता है, और उसे कोई कॉलम मेरे लिए नजर नहीं आता। बोले लेकिन आपके खिलाफ भी तो कोई कॉलम नजर नहीं आता सर। मैंने हम्म। बोला कोई बात नहीं, हम तो अच्छा काम करने निकले। तो उन्होंने एक छोटा सा नोट बनाया, वी वेलकम एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, विल बी देयर टू हेल्प यू, टू टेक केयर। मैम उस साल में उनके पास 12 बच्चे आए। ओके। तो ये छोटे छोटे बदलाव, आईएसबी उन लोगों को पूरे फ्लैट देने के लिए तैयार है, उनकी फीस में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है, उनकी ओके। फैमिली को एंटरटेन करने के लिए तैयार है, उनके साथ हेल्पर्स को अलाउ करता है, और किसी भी तरह के काम करने को। तो मुझे लगता है कोई कभी कभी बहुत छोटा सा बदलाव ना एक बड़े सोच का, एक बड़े भारत का निर्माण कर सकता है। तो इसको सोचते हुए हम लोग कश्मीर से कन्याकुमारी चैप्टर 1 सक्षम यात्रा 1 मार्च से 10 मार्च के बीच में करने जा रहे हैं। उसे लाल चौक से शुरू करेंगे, और उसे देश के विभिन्न हिस्सों से मिलते हैं। बहुत छोटी सी टीम, इसका कोई उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य है कि देश को समझना, भांति भांति के खाने खाना, भांति भांति के लोगों से मिलना, शायद उनके जीवन में कोई बदलाव लाना, और अगर हम कुछ जानते हैं तो उन तक शेयर करना। दूसरा, हमें मैम सिर्फ एजुकेशन आती है, और हम्म। एजुकेशन के अलावा कुछ नहीं आती है। तो हम प्ले ग्रुप से पीएचडी तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, और ओके। हमें हमेशा ये लगता रहता है कि कैसे हम अपने इस इकोसिस्टम को और बेहतर करें। तो हमने एक 7 लेयर स्प्राउट के नाम से 7 लेयर करिकुलम बनाया है, जो हम्म।
सभी स्टेक होल्डर्स के लिए काम करता है। ओके। उसमें कितने हैं, उसमें स्पीकिंग टूल हैं, उसमें हम्म। कंटेंट है, उसमें टीचर्स के लिए करिकुलम मैनुअल्स वर्कशीट है, और पहली बार देश में डीआईवाई किट है, जिसमें पेरेंट्स और बच्चों की बराबर भागीदारी के साथ काम होता है। और हमने फाउंडेशनल ईयर लैब की कल्पना की है, और हमने प्राइमरी स्कूल लैब को मतलब कल्पना करके तैयार कर दिया है। तो उस तरह का करिकुलम हम लोगों ने तैयार कर दिया है। जी। 1 जनवरी 2025 से अपने देश भर के स्कूलों में उसे लॉन्च कर रहे हैं। बहुत तो बढ़िया। इन 2 प्रोजेक्ट पे थोड़ा सा काम चल रहा है, हम्म। शायद बेहतर होंगे। नहीं, बहुत अच्छा होगा। एंड हमारी तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं आपके इस काम के लिए। और आप यहाँ आए, हमसे बात की, बहुत अच्छा लगा। बहुत। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू। यू सो ये जो मच। ये समय चुना ना मैम शाम का, ये और बढ़िया हो गया। इस दिन ना मुझे आज खाना बनाना होता है अपनी वाइफ के साथ मिलके। मैंने बोला आज मैं बनाऊंगा नहीं, क्योंकि आज तो मुझे आभा मैम ने बुलाया है पॉडकास्ट पे। अब आप सोचो मैं पॉडकास्ट करूँ कि खाना बनाऊं। तो मुझे आपकी वजह से एक दिन खाना बनाने से जो है वो छुट्टी मिल गई। तो इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, फिर कभी हम भी आएंगे ना, आपके हाथ का खाना खाएंगे और आप जरूर। मैंने राजमा चावल नया नया मतलब अच्छा बनाना सीखा है। बना जी। तो मैं पहले भी, बट कढ़ी चावल पहले अच्छी बनाता था, अभी मैं राजमा चावल भी बहुत अच्छे बनाता हूँ। आप प्लीज बनाइए किसी दिन। जी जरूर। थैंक यू सो थैंक मच अजय जी, थैंक यू जी।